जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। स्क्रीन शो हो रही है? कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता दे बस। जी मैम, हो रही है। वॉइस का किसी और को भी प्रॉब्लम है? यस, वॉइस बहुत डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्शन है, सबको डिस्टॉर्शन। मुझे बताएं, आप डिस्टॉर्शन हो रही है? ठीक है जी, क्लियर है, सबको क्लियर है? क्विकली जरा। देयर इज डिस्टॉर्शन, यस यस व्हाट, यस क्लियर, ओके। अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर कोई डिस्टॉर्शन होती है या अगर कोई मसला होता है, आप लोगों ने मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा, स्क्रीन तो सबको शो हो रही है ना? प्लीज कंफर्म जल्दी। ओके। अच्छा, हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज, विच इज ऑन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। और दूसरा टॉपिक है हमारा नेचर एंड नर्चर डिबेट। ये दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, बट बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स कलेक्टिवली ये हमारी जो जेंडर स्टडीज का जो टॉपिक है ना, इसकी फाउंडेशन बनाते हैं। आप ये अच्छी तरह कर लो, आपको आगे जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको समझना इजी हो जाएगा। कोई भी डिबेट होगी जब आप थ्योरीज को पढ़ोगे, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड पढ़ोगे, या जब आप वेव्स पढ़ोगे, तो आपको पता होगा when we are talking about gender हम क्या बात कर रहे हैं। और टर्मिनोलॉजी जो है बेसिकली जेंडर स्टडी कंस्ट्रक्शन, सोशल कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं इस फ्रेज को तोड़ूं तो इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी जेंडर को कंस्ट्रक्ट करती है। अब जेंडर को कंस्ट्रक्ट करती है सोसाइटी, इसको समझने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ये जेंडर होता क्या है। ठीक है, जेंडर होता है, इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन इसकी दी है। इट सेज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, men, गर्ल्स एंड बॉयज दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, this includes norms, behaviors and roles associated with being a woman, man, girl or a boy, as well as relationship with each other. As a social construct, gender varies from society to society and can change over time. ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसकी डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर हम देखें तो पहली चीज तो उसने ये बताई हुई है कि लड़कों और लड़कियों और मर्दों और औरतों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है, पहली बात उसने ये की है। देन वो कहता है कि इस इन कैरेक्टरिस्टिक्स में नॉर्म्स भी आ जाते हैं, इनमें बिहेवियर्स भी आ जाते हैं, यानी इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स और सोसाइटी के बिहेवियर्स, और रोल्स भी आ जाते हैं, यानी इन इंडिविजुअल्स के रोल्स आ जाते हैं एसोसिएटेड विद बीइंग अ वुमन, मैन, गर्ल और अ बॉय, एज वेल एज रिलेशनशिप विद ईच अदर। किसका रिलेशनशिप विद ईच अदर? ऑब्वियसली मैन और वुमन का रिलेशनशिप विद ईच अदर, वुमन टू वुमन रिलेशनशिप एंड मैन टू मैन रिलेशनशिप। दूसरी चीज वो ये कह रहा है, ठीक है। तीसरी चीज वो ये कहता है कि जेंडर कंस्ट्रक्शन जो है, सोसाइटल कंस्ट्रक्शन जो है वो जेंडर की, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो वेरी करती है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड कैन चेंज ओवर टाइम। अब इसको देख के परेशानी हो जाना, अब हम डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करने लगे हैं कि इस ये जो तीन चार बातें इसने बता दी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं,
नॉर्म्स और वैल्यूज वगैरह का बता दिया है, फिर उसने रिलेशनशिप बता दी है, 3 चीजें, फिर उसने वेरिएशन बताई है कि सोसाइटी टू सोसाइटी किस कैसे वेरिएशन होती है और टाइम टू टाइम कैसे चेंज होता है जेंडर। अब ये होता कैसे है, ये सब कुछ क्या है, ये जो बात कर रहा है, ठीक है, ये भी तो हमारे ऊपर से ही लग रहा है कि गुजर रही है। अब हम इसको देखते हैं बारी बारी, एक एक टर्मिनोलॉजी को जो मैंने हाईलाइट की है कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, देन विल कम बैक टू दिस वेरी स्लाइड और देखेंगे कि हमें कितना समझ आया। सबसे पहली चीज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। सोसाइटी जो है वो कैरेक्टर, उसने बोला है कि सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है जेंडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी लड़कों लड़कियों की और औरतों और मर्दों की कैरेक्टरिस्टिक्स को वो कंस्ट्रक्ट करती है, उसको हम जेंडर बोलते हैं, राइट। अब ये कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाती हैं? इसके अंदर बेसिकली आपके खाने पीने, उठने बैठने, आपकी एजुकेशन, आपके प्रोफेशंस, आपका बात करना, आपका हंसना बोलना, ठीक है, उसके बाद आपका करियर क्या कैसा होगा, आपके करियर की चॉइस क्या होनी चाहिए, जब आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए सोसाइटी में, आपके एल्डर्स के साथ, आपके छोटों के साथ, खवातीन का मर्दों के साथ एटीट्यूड, बिहेवियर, बातचीत करना से लेके देन आपकी पॉलिटिक्स, आपकी इकोनॉमी में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। मतलब आपकी इंडिविजुअल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी सोसाइटी, आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटिक्स, इसमें हर चीज आ जाती है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, इनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। पहली चीज जो है सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है, वो आपका एज गर्ल और बॉय या फिर एज मैन और वुमेन आपके इमोशनल एक्सप्रेशन को कंस्ट्रक्ट करती है। अगर तो आप एक लड़के हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा दैट यू शुड बी अ लिटिल मोर असर्टिव, you can be loud, you should be logical, you can not be very emotional, and you are not supposed to be very submissive or subservient, ठीक है। बट अगर आप एक लड़की हो तो फिर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इमोशनल हो ज्यादा, आप इतनी लॉजिकल नहीं हो, आप ज्यादा इमोशनल हो, आप सबमिसिव हो, आप सबसर्वियंट हो, असर्टिवनेस आप में ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा वोकल नहीं होना चाहिए विद योर व्यूज, आपका जो माइंड है और आपकी जो ओपिनियन है दे और टू बी मोल्डेबल, ठीक है, आपको इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। ये आपके इमोशनल एक्सप्रेशंस है, आपके पर्सनल एक्सप्रेशंस आपके ऐसे होने चाहिए, ये आपको सोसाइटी बताती है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आपकी टोन है, आपके बात करने की टोन है। अगर आप लड़की हो वहां पे यू आर सपोज टू हैव अ लिटिल रिलेटिवली लोअर वॉइस, ज्यादा आप ऊंचा नहीं बोलोगी। इनफैक्ट हंसने का भी होता है कि लड़कियां बहुत ऊंचा नहीं हंसेंगी, लड़के कैन कैन वो ऊंचा हंस सकते हैं, ठीक है। जेंटल होना चाहिए आपका वे ऑफ स्पीकिंग इफ यू आर अ गर्ल। अगर आप लड़के हो तो इट्स ओके इफ यू लाइक टू टॉक अ लिटिल मोर लाउडली तो आप बोल सकते हो। आपको अगर गुस्सा आता है, अगर आप लड़के हो तो उसकी एक्सेप्टेंस है, आप अगर गुस्से में बात करते हो, बट इफ यू आर अ गर्ल तो उसकी उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। ये कौन बता रही है? आपको सोसाइटी बता रही है। ये आपके जो जेंडर हैं एज गर्ल एंड बॉय या फिर एज मैन एंड वुमेन, ये उन जेंडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको सोसाइटी बता रही है, और इस तरह से सोसाइटी आपके जेंडर को कंस्ट्रक्ट कर रही है। देन आपकी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी हॉबीज आ जाती हैं, आपके लेजर टाइम की जितनी एक्टिविटीज हैं वो आ जाती हैं। आप अगर लड़की हो, आप अगर खातून हो, औरत हो, विमेन हो, तो आपकी जो इंटरेस्ट्स हैं आपकी वो थोड़े क्रिएटिव होने चाहिए, थोड़े से यानी हाउस होल्ड चोर्स की तरफ आपके हॉबीज का और इंटरेस्ट की उनकी इंक्लिनेशन ज्यादा होनी चाहिए। छोटी बच्चियां हैं तो उनको फिर अपने आप को डॉल प्ले में और वो किचन सेट्स वगैरह जो होते हैं उस तरह की चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। बट अगर आप लड़के हो, बच्चे हो, अगर आप छोटे, तो आपके जो जो टॉयज हैं वही आपके डिफरेंट होंगे लड़कियों से। आपको कोई अच्छा बच्चा नहीं कहेगा इफ यू आर प्लेइंग विद डॉल। छोटे से एक लड़के को किसी को कोई भी डॉल के साथ खेलता हुआ नो पेरेंट वुड फील प्राउड, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर वो रोबोट्स के साथ खेल रहा है, थोड़ी सी लाउड, थोड़ी सी असर्टिव उसकी अ, इस तरह की है उसकी प्लेफुलनेस वाली साइड, तो वो एक्सेप्टेबल है रिलेटिवली। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो लड़कों का होता है कि थोड़ा आउटडोर स्पोर्ट्स में वो ज्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। देन वीडियो गेम्स में, अगर इंडोर हैं तो फिर वो वीडियो गेम्स में होते हैं ज्यादा। देन आपका ड्रेस कोड भी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। अम, जो गर्ल्स हैं उनका ज्यादा ट्रेडिशनल होता है और उनमें कलर्स कलरफुल होते हैं, कपड़े ज्यादा रेड ब्लू येलो सब एक्सेप्टेबल होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो बॉयज का जो ड्रेस कोड होता है दैट ऑट टू बी अ लिटिल मोर न्यूट्रल,
थोड़ा सा मोनोटोन, थोड़े न्यूट्रल न्यूट्रल सिंपल सिंपल से कलर्स और स्टाइल्स, राइट। फिर आपका सोसाइटी में रोल क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में बात किया कि इसमें सब कुछ आ जाता है, आपके बात करने से लेके सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, सब चीजें आ जाती हैं उसमें। तो गर्ल्स का क्या रोल होता है सोसाइटी में? मोस्टली केयर गिवर्स होती हैं, चाहे आप ईस्ट में देख लो चाहे वेस्ट में देख लो। वेस्ट में तो चलो चेंज हो रहा है, बट यूजुअली यही होता है कि जो सोसाइटी में आपका जो रोल होता है वो केयर गिवर का होता है एज अ वुमन। यही आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। अभी भी कई कई सोसाइटीज में किया है कि वुमन हैज टू बी अ स्टे एट होम वाइफ, ठीक है। और उनका मदरहुड का, नर्चरिंग का, ये वाला जो रोल ज्यादा होता है। ऑन दी अदर हैंड जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सारे जो मेन है वो होते हैं, ठीक है। दे कैन sorry they can or can they may or may not choose to help their women, but most जो प्रोफेशनल वाली साइड है ना वो मर्दों की ही होती है, समझी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो जेंडर है, जो डेफिनेशन है मर्दों की और औरतों की, वो सोसाइटी इस तरह से कंस्ट्रक्ट करती है। सोसाइटल रोल देती है, बात कैसे करनी है, कपड़े कैसे पहनने हैं, हॉबीज आपकी कौन सी होंगी, इसी तरह से प्रोफेशन आपके कैसे कैसे होंगे। जो अगर कोई लड़की है तो उसका थोड़ा सा केयर टेकिंग वाली साइड के ऊपर होनी चाहिए उसके प्रोफेशंस। वो मेडिसिन में चली जाए, वो नर्सिंग में चली जाए, वो टीचिंग में चली जाए, वो केयर टेकिंग के अंदर आ जाए। जैसे बाहर भी ओल्ड ओल्ड होम्स जो होते हैं, जो एल्डरली पीपल होते हैं ना, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके लिए जो ओल्ड ओल्ड होम्स होते हैं, उनमें जो फैमिलीज जो दे देती हैं, तो वहां पे भी जो टेक केयर करने वाले लोग होते हैं वो मोस्टली वुमेन होती हैं। ऑन दी अदर हैंड लड़कों के लिए जो चॉइस ऑफ करियर होती है वो ज्यादातर लीडरशिप रोल में होता है। पॉलिटिशियंस हो जाते हैं, और मतलब हर तरह का की लीडरशिप, स्पोर्ट्समैन हो जाते हैं, और फिर मतलब एक वैरायटी होती है ऑफ प्रोफेशंस। और ज्यादा चॉइस होती है एज कम्पेयर टू वुमेन व्हेन इट कम्स टू करियर चॉइसेस, ठीक है। ये जो अभी तक हम लोगों ने बात की है ना, ये हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है। जो हमने डेफिनेशन में बात की थी ना कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, वो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। जेंडर्स को सोसाइटीज दे जेंडर को सोसाइटी देती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स की भी हमने बात की है। फिर हमने बात की थी कि ये भी चीज डिफाइन करती है कि नॉर्म्स कौन सी होंगी और बिहेवियर उससे, उन नॉर्म से निकलने वाला बिहेवियर क्या होगा। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक नॉर्म है कि हम बड़ों की इज्जत करते हैं। ये ईस्टर्न हमारे कल्चरल एक बड़ी पॉजिटिव हमारी एक नॉर्म है कि हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्म है, ये एक मतलब ये एक माइंडसेट है हमारा। तो उससे फिर हमारा बिहेवियर क्या डेवलप होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बस में बैठे हैं, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं और आप बस में बैठे हैं, और कोई आपसे बड़ी उम्र के कोई आ जाते हैं, खातून या मर्द आ जाती हैं, तो आप क्या करते हैं? आप खड़े होकर आप उनको जगह दे देते हैं अपनी, क्योंकि ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी नॉर्म है कि हम अपने बड़ों की को वैल्यू देते हैं। तो नॉर्म और वैल्यू में, नॉर्म और बिहेवियर में पहली बात तो ये है कि ये फर्क होता है कि नॉर्म जो है वो आपका एक अनरिटन रूल है जो पसंद किया जाता है कि ये ऐसे ही हो, ठीक है। आप अगर खड़े होकर बस में किसी बड़े अंकल या आंटी को जगह नहीं देंगे तो वो पसंद नहीं किया जाएगा, लोग आपको रूड कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्म होती है, और फिर आपका बिहेवियर उससे क्या बन जाता है आहिस्ता आहिस्ता, प्रॉबेबली आप थके हुए भी हो बट आप फिर भी अपने एल्डर को सीट दोगे, अपनी सीट छोड़ दोगे। उसी तरह से व्हेन इट कम्स टू जेंडर, तो कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है, कुछ अनरिटन रूल्स हैं। जैसे कि उनमें से एक रूल की यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कोट की हुई है कि जो खवातीन होती हैं उनको घर के कामों का शौक होता है, उनको कुकिंग का शौक होता है, ठीक है। ये एक नॉर्म है, ये एक अनरिटन वो है कि ऐसा होता ही है। अब उससे बिहेवियर क्या डेवलप हो जाता है कि जो किचन का और जो कुकिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खवातीन उसको हैंडल करती हैं। और जो किचन से बाहर की चीजें होती हैं, घर से बाहर की चीजें होती हैं, उनको जो मेल्स हैं वो हैंडल करते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो गई ना दोनों में। ये बिहेवियर जो है ये दोनों का आपस में, दोनों जेंडर्स का डिवाइड हो गया। तो ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है, ये आपको किसने बताया था? ये आपको सोसाइटी ने बताया था। तो आपका जो जेंडर रोल है, सोसाइटी नॉर्म्स और बिहेवियर्स के थ्रू भी उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है। ये रोल्स जैसे मैंने बताया, रोल्स इसी तरह है ना। फिर आपकी ड्यूटीज जो हैं, कुछ एक्सपेक्टेड ड्यूटीज हैं, किचन की, घर की, बाहर की, प्रोफेशन की, फाइनेंसेस की, वो फिर जेंडर्स के दरमियान में डिवाइड हो जाती हैं। वाई? बिकॉज हमारे नॉर्म्स ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अब फिर हम लोगों ने एक और बात की थी, हमने कहा था कि जेंडर कोई फिक्स नहीं होता, जेंडर वेरी करता रहता है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, और ये चेंज होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये कैसे होता है? अब आप देखें ईस्टर्न सोसाइटीज में और वेस्टर्न सोसाइटीज में जेंडर की डेफिनेशन बहुत फर्क है,
ठीक है। जेंडर रोल्स बहुत फर्क हैं। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की एग्जांपल ले लें, आप ईस्ट और वेस्ट में ना जाएं, आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कंपेयर करके देख लें। वहां पे जो फीमेल पॉलिटिकल पार्टी, जो विमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, वो पाकिस्तान की के मुकाबले में बहुत कम है। इनफैक्ट वहां पे तो ना होने के बराबर है। ठीक है, वहां पे रिलीजियस जो तालिबान का रूल है वो है। ठीक है, तो वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वहां की नॉर्म जो है ना, वो रिलीजियस नॉर्म वो कंसिडर करते हैं। वो ये कहते हैं कि women आर नॉट सपोज टू बी द लीडर्स। ठीक है, हमारा डिफरेंट है। हमारी अभी सीएम जो है वो भी एक वुमेन है। हम पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड की जो पहली हेड ऑफ गवर्नमेंट थी बेनजीर भुट्टो, वो मुस्लिम वर्ल्ड में पहली फीमेल, पहली वुमेन थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो एक्सेप्टेबिलिटी है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, बट वहां पे नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है। अब अगर आप वेस्ट में चले जाते हैं, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाते हैं, वहां पे हमारे से भी कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो ये कंट्री टू कंट्री ये चीज वेरी कर रही है। औरतें तो यहाँ पे भी हैं, वहां पे भी हैं, बट जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ना, वो वेरी कर रही है यहाँ पे वहां पे। तो इसका मतलब ये है कि जो जेंडर है ना, वो चेंजेबल है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर। और दूसरा, टाइम टू टाइम भी अगर आप देखें, तो जो जेंडर के जो रोल्स हैं और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो वेरी करते रहते हैं। हम अक्सर एग्जांपल देते हैं प्री और पोस्ट इस्लाम वाला जो इरा है सऊदी अरेबिया का, हम उसकी एग्जांपल देते हैं। पहले जो है इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी खवातीन के पास, मतलब उनको विरासत के हुकूक हासिल नहीं थे, बट आफ्टर इस्लाम दे गॉट दीज राइट्स। तो जेंडर इस तरह से भी इकोनॉमी वाइज वहां पे हमने देखा कि चेंज हो गया। ठीक है, और हम आगे जाके वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जब पढ़ेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से वेस्ट में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो रोल है औरतों का वो चेंज हुआ है वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आने के बाद। ये हम आगे जाके जब पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम अपनी डेफिनेशन पे वापस जाते हैं। आप लोग बताएं, यहाँ तक समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सिर्फ डेफिनेशन में से सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चंस? No, ma'am. चले, गुड। ऑल ओके, गुड। अच्छा, हम लोगों ने सोशल कंस्ट्रक्शन तो देख ली जेंडर की, कि सोसाइटी ने कैसे आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को, आपके इवन एट्रीब्यूट्स को कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, लेकिन अब इसको कंस्ट्रक्ट किया कैसे है, कौन कौन से एजेंट्स हैं जिन्होंने मिलके इस चीज को कंस्ट्रक्ट किया है, अब हम वो देखते हैं। पहला एजेंट जो है वो फैमिली होती है। ठीक है, फैमिली जो आपकी है वो बेसिकली वो आपका पहला लर्निंग इंस्टीट्यूशन होता है। जो आप यहाँ से सीखते हो वो सारी जिंदगी आपके माइंड के ऊपर वो रहता है, इनग्रेव्ड रहता है। ठीक है, अब जो अगेन यहाँ पे भी नॉर्म्स होती हैं, अनसेड अनरिटन सॉरी रूल्स होते हैं, जो हर फैमिली के अपने अपने होते हैं, बट एज अ सोसाइटी मेजोरिटी ऑफ द फैमिलीज में ये चीज कॉमन, ये जो रूल्स हैं नॉर्म्स हैं ये कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कि लड़कियों को कुकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये एक नॉर्म है, और ये मोस्टली फैमिलीज में ये इस चीज पे बिलीव किया जाता है। उससे क्या होता है, अगेन आपकी आपके जो रोल्स हैं ना किचन के और किचन से बाहर के, वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो। ठीक है, तो पहला जो आपका एजेंट हुआ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर का वो है फैमिली। देन कम्स योर कल्चरल ट्रेडिशन। उसमें हर तरह की कल्चरल ट्रेडिशन आ जाती है, उसमें आपका ड्रेस कोड आ जाता है, उसमें आपकी लैंग्वेज आ जाती है, उसमें आपके जो फेस्टिवल्स हैं वो भी आ जाते हैं। अब ये अगेन ये एक सोसाइटी में भी कल्चर टू कल्चर ये चीज वेरी कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अब रूरल एरियाज हैं फॉर इंस्टेंस, वहां पे जो मोबिलिटी होती है खवातीन की वो रिलेटिवली बहुत कम होती है। ठीक है, मैं खुद गांव से बिलोंग करती हूँ, और मैं रहती एक सिटी में हूँ, बट मैं बिलोंग गांव से करती हूँ, तो मैंने कंपैरिजन देखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे ये होता है कि आपको कोई ना कोई मेल फैमिली मेंबर जो है वो हमेशा आपको अकम्पनी करेगा, बिकॉज दैट इज अ लाइफ स्टाइल वहां पे। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिवली डिफरेंट होता है, सिटीज में रिलेटिवली डिफरेंट होता है, तो मोबिलिटी जो है वो वेरी करती है। और उसके अलावा
करियर, बाहर जाना, अब्रॉड जाना, पर्सनल डिसीजन जो हैं, ये चीज़ें वेरी करती हैं। ये फैमिली टू फैमिली भी वेरी करती हैं, बट ये रूरल अर्बन में भी फ़र्क आ जाता है, और ये कल्चर टू कल्चर ये चीज़ फ़र्क आ जाती है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो जेंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो कल्चरल ट्रेडिशंस जो हैं वो इसी तरह से देती हैं, डिफाइन ऐसे करती हैं। देन आपका जो एजुकेशन सिस्टम आ जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, वो इस चीज़ को स्ट्रेंथन करते हैं और सॉलिडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, साइंटिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं, वो यूजुअली ये समझा जाता है कि जो लड़के होते हैं वो इनमें ज़्यादा अच्छे होते हैं, और लड़कियां जो हैं वो नेचुरली इनमें ज़्यादा अच्छी नहीं होती। शुरू में हम लोगों ने एक्सप्रेशन की बात की थी दैट मैन आर कंसिडर्ड टू बी मोर लॉजिकल, और गर्ल्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर इमोशनल बीइंग्स। ठीक है, तो ये जो एजुकेशनल कह लें कि ये जो सब्जेक्ट चॉइस है ना, ये उसी मेंटेलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, दैट बिकॉज मेन आर कंसिडर्ड टू बी मोर लॉजिकल। तो इसका मतलब है कि जो ज्यादा मैथमेटिकल, ज्यादा इस तरह के जो कैलकुलेशन वाले और थोड़े ट्रिकी सब्जेक्ट्स हैं ना, ये समझा जाता है कि बॉयज आर नेचुरली गुड एट दीज, और लड़कियां जो हैं दे आर नेचुरली नॉट गुड एट दीज। तो इस वजह से थोड़ा सा जो सेग्रीगेशन है ना इनमें, सब्जेक्ट सिलेक्शन की सेग्रीगेशन आ जाती है। देन टेक्स्ट बुक्स में, करिकुलम में, इन चीज़ों के जरिए से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी तरह से जो सोशल कंस्ट्रक्शन है जेंडर की वो हो रही होती है। अब टेक्स्ट बुक और करिकुलम में किस तरह से आ जाता है, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इस तरह से होता है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं लड़कों को ज्यादा उनमें इनकरेज किया जा रहा है। टेक्स्ट बुक्स में आप देखें तो आप सबको याद होगा बचपन में जो हम लोगों ने अपनी वो एक रूटीन वाला ऐसे होता था कि आप सुबह सवेरे उठते हैं और फिर आप ये करते हैं, फिर आप वो करते हैं। उनमें यूजुअली ये होता था, जो हमारे बुक्स में ऐसे लिखे हुए होते थे, एटलीस्ट मुझे तो मेरा याद है, मेरी उर्दू की बुक में 2-3 क्लास की टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ होता था कि अम्मी खाना पकाती हैं, अब्बू अखबार पढ़ रहे होते हैं, भाई पता नहीं फिर बाहर जाके खेलता है और मैं गुड़ियों के साथ खेलती हूँ, ऐसा कुछ था। तो ये चीजें कांस्टेंट हैं, हम लोगों ने भी पढ़ी हुई हैं, और इवन अभी के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें भी यही चीजें हैं। मतलब ये क्योंकि हमारी सोसाइटल वैल्यूज को और एक सोसाइटल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मीडिया में आपके टीवी, आपके फिल्म्स, ड्रामाज, इनमें इनसे बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की जैसे मैंने बात की हुई है, तो वो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं अपने अपने बचपन से। गोरे होने वाली वो जो क्रीम्स होती हैं, उनकी कमर्शियल्स होती हैं, और उनमें लड़कियां होती हैं, बिकॉज वो थोड़ी इस तरह से आ जाती है कि थोड़ी लाइट स्किन होनी चाहिए। वो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है खवातीन का कि उनकी स्किन का कलर लाइट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जिम जाने वाला वो जो एक ट्रेंड है, वो उसके लिए थोड़ा सा मस्कुलर और टफ वाली वो जो फिजिक है, वो चीज लड़कों के साथ एसोसिएट की जाती है। तो ये मीडिया जो है वो उसकी एक एग्जांपल ये है कि जेंडर को वो कैसे सॉलिडिफाई, जेंडर की बिहेवियर और एट्रीब्यूट को वो कैसे सॉलिडिफाई कर रहा होता है, आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को वो सेट करता है। लेकिन उसके अलावा भी आपकी जो फैमिली में जो आपका रोल है, जो एट्रीब्यूट है, इनफैक्ट वायलेंट जो बिहेवियर की एक्सेप्टेंस है, वो भी अक्सर मीडिया दे रहा होता है। हमारे जो ड्रामाज हैं अनफॉर्चुनेटली उनमें ये चीज बड़ी प्रेवलेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पीयर प्रेशर जो है वो भी आपका सोशल कंस्ट्रक्शन में एक एलिमेंट जो है, वो पीयर प्रेशर भी होता है। आपको जैसे कॉमन फ्रेजेस हमारे यहाँ यूज हो रही होती हैं कि लड़कियों की तरह नहीं रहो। वाई? बिकॉज वही वाली बात मैं दोबारा करूंगी जो हम लोगों ने शुरू में की थी ना, क्योंकि लड़कियां ज्यादा इमोशनल कंसिडर की जाती हैं कि ये जल्दी रोने लग जाती हैं। तो आप अगर आपका कोई फ्रेंड अगर अपनी वल्नरेबल आपको साइड दिखा रहा है, तो आप उसको ये बोलते हो, लड़के ये बोलते हैं कि नहीं तुम लड़कियों की तरह तो मत रहो। और अगर कोई जो खातून है वो लेट्स से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रही है, तो उसको वो बोलते हैं कि तो बिल्कुल मर्दों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही है। ठीक है, वाई? बिकॉज वो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो हम लोग एक माइंडसेट हमारा यही है कि जो फाइनेंसेस है ना, वो डोमेन ही मर्दों की है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, हमारा पीयर प्रेशर आप इसको कह सकते हैं, आप इसको हमारी डे टू डे बिल्कुल जो लैंग्वेज है, हमारे जो बिल्कुल इनफॉर्मल फ्रेजेस हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये स्ट्रेंथन कर रही होती हैं, और ये सारी चीजें सोसाइटी का हिस्सा है। तो सोसाइटी इन्हीं एजेंट्स के थ्रू जो सोशल कंस्ट्रक्शन है जेंडर की वो कर रही होती है। उसके बाद आपका स्टेट और लॉ भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों में से पढ़ा होगा प्रॉब्लली सबने, हदूद ऑर्डिनेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो वो थोड़े से प्रेजुडिस किस्म के लॉज थे, और उन्होंने जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं उनको बहुत स्ट्रेंथन किया था अनफॉर्चुनेटली। और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर हम अपनी कंट्री में देखते हैं वो ये कि हमारे प्रॉपर इनहेरिटेंस लॉज हैं, हमारे जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट जो हैं वो लॉज हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नेगेटिव साइड है ना सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की,
वो चैलेंज होती रहती है। तो स्टेट का और लॉ का और पॉलिटिक्स का और पॉलिटिशियंस का और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का, इनका बड़ा रोल होता है जेंडर कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अच्छा अब समझ आ गया है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा? मैं बहुत इजी वर्ड्स में कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। आई रियली होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है सबको? अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताएं कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नो मैम। ओके गुड, हम लोग आगे चलें फिर। यस। ओके ठीक है, आप म्यूट करने मुझे फोन को। अच्छा, हम लोगों ने जेंडर को पढ़ लिया है कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर होती क्या है। अब हम लोगों ने देखना है कि जेंडर में और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और इन दोनों के बनने के और इन दोनों के डिफाइन होने के एजेंट्स क्या क्या होते हैं। और यही जो टॉपिक है ना, ये हम लोगों को फर्दर ले जाता है आगे नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट पे। पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्स की डेफिनेशन क्या होती है। और हमें तो यही लगता है कि ये एक ही बात है ना, लड़का और लड़की कहना किसी को, इसी को जेंडर भी कहते हैं, इसी को सेक्स भी कहते हैं। बट जेंडर स्टडीज में, एकेडेमिया की जब आप बात करते हैं, तो ये दोनों जो टर्म्स हैं जेंडर और सेक्स, ये इंटरचेंजेबल नहीं है, इनमें बहुत फर्क है। सेक्स क्या होता है? द बियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूज्ड टू कैटेगराइज इंडिविजुअल्स एज मेल और फीमेल। नाउ इफ यू नोटिस, तो मैंने पहले मेल या फीमेल की बात ही नहीं की थी। ये टर्मिनोलॉजीज मैंने पहली दफा यूज की हैं। मैं पहले बॉयज और गर्ल्स की बात कर रही थी और मेन और वुमेन की बात कर रही थी। और बॉय और मैन में क्या फर्क होता है? एज का फर्क होता है सिर्फ। ठीक है, बॉय आप छोटे बच्चे को कहते हैं और मैन किसको कहते हैं? एक अडल्ट मेल को कहते हैं। और उसी तरह वही फर्क गर्ल और वुमेन में होता है। बट यहाँ पे मैंने बात की है मेल और फीमेल की। ये फिजियोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज हैं मेल और फीमेल की। इन ये बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, कि बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली कैटेगराइज आप किसी भी इंसान को उसके बायोलॉजिकल फीचर्स के जरिए से कैसे करते हो। वो दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। सिंपल, ठीक है। अब ये इनकी बेसिस क्या है, इन बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है और इनकी बेसिस है? नंबर वन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसी भी इंडिविजुअल के। नंबर टू, उसके क्रोमोसोम्स कौन कौन से हैं, वो मेल और फीमेल में फर्क होते हैं। और तीसरी चीज जो होती है वो हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, दिस इज प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अच्छा, अब नेचर और नर्चर होता क्या है, पहले तो हम लोग ये बात देख लेते हैं। नेचर क्या है? वी नो नेचर इज नेचर। जो हम लोगों ने अभी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है, बेसिकली वही नेचर है। ठीक है, नेचर ने किसी भी इंसान को किस तरह से पैदा किया है, उसकी बेसिस के ऊपर उसको हमने कैसे कैटेगराइज किया है, वो या मेल है या फीमेल है, उसकी बेसिस के ऊपर हमने इसको कैसे लेबल किया है, वो या मेल है या फीमेल है, वो नेचर है। नर्चर क्या होता है? नर्चर नर्चर का क्या मतलब होता है? यानी नर्चर करना, परवान चढ़ना। ठीक है, और आप सोसाइटी आपको नर्चर करती है, आपकी फैमिली आपको नर्चर करती है, आपका स्कूल आपको नर्चर करता है, आपके पीयर्स होते हैं, आपकी आपके कल्चरल जो वैल्यूज है वो होती हैं, आपके नॉर्म्स होते हैं जो वो होते हैं। एंड नाउ इफ यू नोटिस, जो अभी तक हम लोगों ने जितने भी एजेंट्स पढ़े हैं ना सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के, नर्चर में मैं जो एग्जांपल्स दे रही हूँ ये सारी एक्चुअली वही हैं। राइट, ये सारी वही हैं। तो नेचर वर्सेस नर्चर का मतलब ये है कि आप क्या सिर्फ वो हैं जो आपको सोसाइटी, जो आपको नेचर ने पैदा किया है, आप सिर्फ मेल और फीमेल हैं। ठीक है, एक बात ये है। या फिर आप वो हैं जो सोसाइटी आपको कह रही है। ठीक है, ये एक डिबेट है। और जो लोग इस बात के मानने वाले हैं कि सोसाइटी ने अगर आपको मेल और फीमेल पैदा कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी, सॉरी, नेचर ने अगर आपको मेल और फीमेल पैदा किया है जब, उसके अकॉर्डिंग आपको सोसाइटी जो जो भी एटीट्यूड बनाने का, जो जो भी कह लें कि जिस तरह की भी लैंग्वेज अडॉप्ट करने का, जो जो एट्रीब्यूट्स, जो जो बिहेवियर, जो भी जिस तरह की भी आउटपुट देने का सोसाइटी आपको कह रही है ना, यू शुड फॉलो दैट। क्योंकि आपको नेचर ने ही उस कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, अगर एक इंसान पैदा हुआ है और वो लड़का पैदा हुआ है और सोसाइटी ये कह रही है कि इसकी जो चॉइस ऑफ कलर है वो ब्लू कलर होना चाहिए, इस ही शुड बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद कार्स एंड रोबोट्स, देन ही शुड बी मोर प्लेफुल। इसको क्रिकेट भी पसंद होगी, इसको हॉकी भी पसंद होगा,
देन इसको जो है इसकी आवाज थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए और इसको गुस्सा भी इसका एक्सेप्टेबल है। देन इसका जो करियर चॉइस है, ही शुड बी पॉलिटिशियन, ही शुड बी अ साइंटिस्ट, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स सोसाइटी ने उसको ये बता दिए हैं उसके पैदा होते साथ ही। सो जो लोग नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में नेचर वाली साइड के ऊपर बिलीव करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब आपको आपको नेचर ने ही ये रोल्स दिए हैं, ठीक है। ये मतलब है नेचर वर्सेस नर्चर का। नर्चर वाले अब क्या कहते हैं ये हम लोगों ने भी आगे जाके देखना है। तो नेचर क्या, अब दो कैटेगरीज हैं अब यहाँ पे, ठीक है। दो आइडेंटिटीज हैं आप ये कह सकते हैं। एक आपको नेचर ने दी है वो है आपका सेक्स, एक आपको नर्चर ने दिया है वो है आपका जेंडर। जेंडर जो है उसमें उसमें सारा कुछ है। उसमें आपकी पॉलिटिकल, इंडिविजुअल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, करियर लाइफ, उसमें वो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। अब सोशल का, अब अगर हम लोग देखें तो दो चीजें हैं। पहली चीज आ जाती है सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, दूसरी चीज आ जाती है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। बायोलॉजी कंस्ट्रक्ट तो नहीं करती ना, वो तो डिटर्मिन्ड चीज है। एक इंसान जैसे पैदा हुआ है उसने वैसे ही रहना है, ठीक है। वो बायोलॉजी ने आपको डिटर्मिन कर लिया। दूसरी चीज है सोसाइटी ने स्लोली स्टेडली कंस्ट्रक्ट की है। वो पूरी डिबेट हम लोगों ने देख ली है सोशल कंस्ट्रक्शन की, कि कैसे की है, क्यों की है, किस किस ने मिलकर की है और क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया है सोसाइटी ने, कौन कौन से जेंडर का, हम लोगों ने वो भी देख लिया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन, अब हम लोग अगर इसकी के डिफरेंसेस देखें सेक्स और जेंडर के, तो सेक्स क्या है, वो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, ठीक है। ये प्री डिटर्मिन्ड है, इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, ये डिटर्मिन्ड है, ये एक बनी बनाई आइडेंटिटी है और ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। जेंडर ऑन द अदर हैंड सोशल आइडेंटिटी है और ये कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टेड है, ये खुद बनाई गई है और ये वेरी करती है। ये वेरी कैसे करती है, अगेन हम लोगों ने वो पूरी उसकी डिबेट कर ली है कि वेरी सोसाइटी टू सोसाइटी कैसे वेरी करती है, कल्चर टू कल्चर इवन कैसे वेरी करती है, ठीक। तो अब अगर हम लोग ये जो हमारी पिछली वाली स्लाइड थी, हम उसको उसको रोड मैप बना के देखें तो दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज हो जाती है कि आपकी जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिफाई हो गए आपका जो आप मतलब फर्स्ट स्टेज में आइडेंटिफिकेशन या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स होगी, दैट इज आइदर मेल और फीमेल, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, मेल और फीमेल होने की वजह से, होने की बेसिस पे आपका जेंडर कंस्ट्रक्ट होता है, दैट इज सेकंड स्टेज। और जब जेंडर जो है वो आपके पैदा होने से लेके किसी भी इंसान के मरने तक कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्ट और डिकंस्ट्रक्ट हो रहा होता है। वाई, बिकॉज सोसाइटीज कीप ऑन चेंजिंग, एवोल्यूशंस आती रहती हैं सोसाइटी में। हम लोग जाके जब वेव्स ऑफ फेमिनिज्म देखेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर आप लोग देखेंगे कि कैसे सोसाइटी जो है वो इवॉल्व करती रहती हैं और कैसे जेंडर जो है वो विद इन सोसाइटी भी दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं दो दो दे कीप ऑन चेंजिंग। अच्छा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी जो बात कर ली है। अच्छा, इसमें एक और टर्मिनोलॉजी है मैस्कुलिन और फेमिनिन की। तो जो मेल और फीमेल की जो बात की है, जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी की बात की है, बेसिकली ये ट्रेड्स जो है ना आपकी सारी, ये वो कह रहा है कि यू शुड, इफ यू आर अ मेल चाइल्ड, ब्लू कलर ought टू बी योर फेवरेट। उसके बाद वही आउटडोर प्ले आपको पसंद होना चाहिए, आपको जो है ये कंसिडर किया जा रहा है कि आप ज्यादा लॉजिकल हो। तो ये सारी की सारी फिर हम इन ट्रेड्स को कह लेते हैं कि इसमें मैस्कुलिन ट्रेड्स हैं, मेल बच्चा है और इसमें मैस्कुलिन ट्रेड्स हैं। और अगर फीमेल है बच्चा, अगर बच्ची है वो, तो फिर उसको उसका उसकी चॉइसेस, उसका एट्रीब्यूट, उसके बिहेवियर, उसके ये होनी चाहिए। और जो ये चीजें हैं जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है एक फीमेल चाइल्ड में होना, दोज आर फेमिनिन ट्रेट। अब कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई है तो वो बच्चा है, लेकिन उसको लेट्स से वो उसकी टोन बड़ी पोलाइट सी है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी इस तरह की है कि वो थोड़ी आपको बड़ी डेलिकेट सी लगती है, तो आप उसको क्या कहते हो कि ये इस लड़के में फेमिनिन ट्रेट्स हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब ये किसने बताया कि ये कौन से फेमिनिन ट्रेट्स हैं, कौन से मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं? यही बात है जो जेंडर कंस्ट्रक्शन बताती है। यही बात है जो हमने किया है कि सोसाइटल कंस्ट्रक्शन जो होती है जेंडर की, वो ट्रेट्स ही तो दे रही है ना आपको, जो आपसे एक्सपेक्टेशंस उसने लगाई हुई है कि ये ऐसे बिहेव करेगा, ये ऐसे उठेगा बैठेगा, चलेगी फिरेगी, खाएगी पिएगी और बोलेगी, और इन इन करियर्स में जाएगी और अपनी लाइफ में ये करेगी, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। जो उसने सेट ऑफ ट्रेड्स बनाई हुई हैं उनको हम मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसमें समझने वाली बात है। अच्छा, हम लोगों ने बात की थी कि हम डिबेट कर रहे हैं इस टाइम पे नेचर वर्सेस नर्चर की। इस डिबेट का मतलब ये है कि बेसिकली किस हद तक
आपकी नेचर ने जो आपको बनाया है वो आपकी आइडेंटिटी और आपकी चॉइसेस को कितना कोई डिटरमिन करता है। ठीक है, ये नेचर और नर्चर की जो डिबेट है वो यही कैलिंग के पता लगाने की कोशिश करती है। तो जो नेचुरलिस्ट है ना, जो इस बात को फेवर देते हैं कि नेचर ने आपको जैसा बना दिया है, उसके उसको बेसिस बना के अब सोसाइटी आपसे जो भी एक्सपेक्ट कर रही है यू शुड फॉलो दैट, बिकॉज उस कैटेगरी में नेचर ने खुद आपको डाला है। ये नेचुरलिस्ट्स की डिबेट है, ये उनका साइड है, उनका जो आर्गुमेंट है वो ये कहता है। वो ये कहते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आर ऑलरेडी प्रेजेंट बाय बर्थ। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है वो खुद जेंडर रोल्स को डिसाइड कर लेती है। अगर एक जो इंसान है वो लड़का पैदा हुआ है तो उसकी बॉडी ही रिफ्लेक्ट कर रही है व्हाट ही शुड डू लेटर इन हिज लाइफ। सेम गोज फॉर फीमेल किड्स। ठीक है, तो एनाटॉमी हैज गिवन द रोल ऑफ चाइल्ड बर्थ टू वुमेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं और वही फिर आगे रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और क्योंकि चाइल्ड बर्थ का जो ट्रेट है दैट इज एसोसिएटेड बाय नेचर विद वुमेन, तो इसका मतलब है जो हाउस होल्ड चोर्स हैं और जो केयर टेकिंग के जो प्रोफेशंस हैं वो भी खवातीन को ही करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो एनाटॉमी ने खुद ही डिसाइड कर दिया। ये आर्गुमेंट है नेचुरलिस्ट्स का। ठीक है, अब नर्चरर का क्या रोल है दूसरी साइड का, कि जो का आर्गुमेंट है वो लोग क्या कहते हैं। उनका ये मानना है कि ऑल दो बायोलॉजी का रोल नो डाउट होता है, लेकिन आप इस तरह की वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स आप नहीं बना सकते। ठीक है, आपको वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं बनाने चाहिए, आपको इतनी रिजिडिटी जो है वो एट्रीब्यूट्स में और बिहेवियर्स में क्रिएट नहीं करनी चाहिए। और वाई? बिकॉज हमने देखा है कि जेंडर तो इन इट सेल्फ खुद कोई फिक्स डेफिनेशन उसकी है ही नहीं। जेंडर ट्रेट्स, जेंडर एट्रीब्यूट्स जो हैं वो तो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती रहती हैं। अगर ऐसा ना होता, अगर नेचर ही जो है वो डिटरमिन कर रही होती कि मेल और फीमेल होने की बेसिस पे किस इंसान को सारी जिंदगी क्या क्या कुछ करना है, तो फिर तो सोसाइटीज में जेंडर का फर्क ही ना होता। फॉर एग्जाम्पल, फिर तो जैसे हमने बात की है कि अफगानिस्तान में लेट्स से या किसी भी कोई किसी दूसरे कंट्री में भी जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन खवातीन की इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है, और पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू देम रिलेटिवली बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ऐसा तो ना होता, फिर तो जेंडर कांस्टेंट होता। तो ये नेचर तो नहीं डिसाइड कर रही, ये तो सोसाइटी डिसाइड कर रही है। ठीक है, तो ये जो नर्चरर वाले हैं जो सोसाइटी के रोल को ज्यादा अहमियत देते हैं ओवर नेचर का रोल, उनका आर्गुमेंट ये है कि जेंडर इन इट सेल्फ फिक्स नहीं है, जेंडर कांस्टेंट नहीं है, जेंडर एट्रीब्यूट्स कांस्टेंट नहीं है, ये ट्रेड्स कांस्टेंट नहीं है। टाइम टू टाइम एक ही सोसाइटी में वेरी करना शुरू हो जाती हैं। आज से 100 साल पहले यहाँ पे इकोनॉमिक रियलिटी, इकोनॉमिक डायनामिक्स जो हैं वो खवातीन की और थी और बिटवीन मैन एंड वुमेन और थी। आज अब चेंज हो गई हैं, आज से 50 60 70 ईयर्स बाद और चेंज हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका जो डिबेट, इनका जो आर्गुमेंट है वो ये है कि ये जो थिंकिंग है कि नेचर ने डिफाइन कर दिया तो अब ये फिक्स हो गया है कि अच्छा ये लड़का है तो इसने ये करना है और ये लड़की है तो इसने ये करना है, ये माइंडसेट फ्लॉड है। ये डिबेट है नेचर और नर्चर की। ये वही वाली बात यहाँ पे स्लाइड में की गई है कि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म मींस दैट एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट ओनली टू लेबल समवन एज मेल और फीमेल। आप लेबल करो, व्हाई? बिकॉज दैट इज बायोलॉजिकल रियलिटी। लेटर ऑन जब वो कोई इंसान एडल्ट हो जाता है, देन इंडिविजुअल मोल्ड्स देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। आप अगर कोई इंसान माइग्रेट कर जाता है यहाँ से यूएसए में, तो उसका जो जेंडर रोल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल किसी बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्री की कोई जो खातून है या कोई मर्द है वो पाकिस्तान में या किसी और भी कंट्री में मूव कर जाती हैं, तो उसकी इकोनॉमिक रियलिटी, किस तरह की वो जॉब कर रहे हैं, ये सारा कुछ चेंज हो जाना है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अ, सिर्फ आइडेंटिफाई आप कर सकते हो एज अ मेल और फीमेल, यू कैन नॉट डिक्टेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स। ह्यूमन माइंड, वो ये कह रहा है, ह्यूमन माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट और इन्वायरमेंट विल डिटर्मिन, सोसाइटी विल डिटर्मिन। आपका जो नर्चरर है, नर्चरर कौन है? पूरी की पूरी सोसाइटी, वो डिटर्मिन करेगी, नेचर डज नॉट डिटर्मिन। तो मैम ये सोसाइटी इज पॉइंट द थोड़ा राइट। सा रिपीट कर दें गाइड, जी, कौन सा पॉइंट? कि मैम हम जब एक ज्योग्राफिकल अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारा किस तरह जो है वो जेंडर चेंज हो जाता है, जैसे लाइक आपने जेंडर यूएस आपका, एग्जांपल कोट की है। हाँ जेंडर चेंज नहीं होता, आपके जो जेंडर की एट्रीब्यूट्स है ना वो चेंज हो जाती हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें आप जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएसए की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। जो यूएसए में फॉर एग्जांपल खवातीन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान के साथ कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में अफगानिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा है। आपका जेंडर तो वही रहेगा, आपकी जो सेक्स है, सेक्सुअल आइडेंटिटी है, वो तो वही रहनी है, लेकिन आपका जो जेंडर का की जो डायनामिक्स है ना, वो चेंज हो जाएंगी जब आप एक सोसाइटी से म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। जी बेहतर हो गया मैम। अच्छा, समझ आ गई आपको? जी मैम गॉट इट। ओके, तो जेंडर आपका चेंज नहीं हो रहा, जेंडर की जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। यही जो डिबेट है नेचर की और नर्चर की, वो यही आपको कह रही है कि डिटर्मिनेंट कौन है, बेसिकली कौन डिसाइड करेगा कि किसने क्या करना है। जो नेचर वाली साइड है, जो उस के जो हैं एडवोकेट्स हैं, वो ये कहते हैं कि इंसान जिस तरह का पैदा हुआ है वही चीज डिटरमिन कर देती है, लेकिन नर्चरल वाले ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, सोसाइटी खुद, क्योंकि जो माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है बच्चे का, तो वो जहाँ पे पैदा हुआ है वहाँ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वहाँ का जो डेफिनेशन है उस पर्टिकुलर प्लेस की जेंडर की, वही वो ये डिटरमिन करेगी, नेचर डिटरमिन नहीं करती। ये बात हुई है यहाँ पे सारी, ठीक है। हम लोगों ने अब एजेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं सोसाइटी सोशल कंस्ट्रक्शन और बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के। सोसाइटल कंस्ट्रक्शन के हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं, उसमें सब आ जाते हैं। शुरू होते हैं वो आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स से, फिर आपके दोस्त आ जाते हैं, फिर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, फिर आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब आ जाते हैं उसके अंदर, आपका लॉ आ जाता है आपकी कंट्री का, आपकी पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है वो आ जाती हैं। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दी थी, डिक्टेटरशिप में और होती हैं चीजें। इवन मतलब जेंडर डायनामिक्स के ऊपर डिक्टेटरशिप्स ने कितना इम्पैक्ट किया है, अगर हम अपनी कंट्री का ही की हिस्ट्री देख लेते हैं तो, ठीक है। और मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक डिक्टेटोरियल कंट्री है, या फिर एक सेक्युलर कंट्री है और एक थियोक्रेटिक स्टेट है, वहां पे जेंडर की जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसमें कितना ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। तो ये सारे जो हम लोगों ने ऑलरेडी इनके ऊपर बड़ी डिटेल में बात कर लिया, तो मैं दोबारा इसमें नहीं जा रही। और जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है उसका तो एक ही एजेंट है, वो तो नेचर इटसेल्फ है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सोशल कंस्ट्रक्शन की जो हम लोगों ने बात की थी, जेंडर को सोसाइटी बनाती है, तो इसके कुछ पर्क्स भी हैं और इसके कुछ हार्म्स भी हैं। क्या क्या इसके फायदे हैं, उसमें से पहला फायदा तो ये आ जाता है कि जेंडर एम्पावरमेंट की मूवमेंट्स जो हैं वो जेंडर की बेसिस के ऊपर ही चलती हैं। अगर जेंडर्स की डिफरेंस ना क्रिएट की जाए बाय सोसाइटी, तो फिर आप एज अ ग्रुप कभी भी अपने राइट्स के लिए सोसाइटी को अपनी जो गवर्नमेंट है उसको पुश नहीं कर सकते, ठीक है। जितनी भी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुई हैं ये जेंडर की बेसिस के ऊपर ही तो हुई हैं, वुमेन एज अ जेंडर डिफरेंट कंसिडर की गई हैं, तो ही दे वर एबल टू एडवोकेट फॉर देयर राइट्स, ठीक है। पहली चीज तो ये आ जाती है। सेकेंडली, आइडेंटिटी एक्सप्रेशन जो है आपका, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इनटू लाइकिंग व्हाट आपकी जो जेंडर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, फॉर इंस्टेंस मैंने वाइब्रेंट कपड़ों की बात की थी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। इफ यू ऑलरेडी लाइक इट, तो यू नो इट्स अ गुड थिंग कि आप उसको मतलब आज़ादी के साथ अपनी उसको उन चॉइसेस को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। फिर सोशल कोहेजन आ जाती है, मतलब एक बैलेंस सा क्रिएट हो जाता है। उसमें कोई किसी तरह की कोई रिफ्ट नहीं आती, क्योंकि आपने डिटर्मिन कर दिया ना कि इस इंसान ने ये करना है, इसने ये करना है, और सब अपनी अपनी ड्यूटीज जो हैं वो सरंजाम दे रहे हैं, तो उससे एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, एक हार्मनी जो है आपके माशरे में वो क्रिएट हो जाती है। और कल्चरल डाइवर्सिटी आ जाती है। अच्छा, कल्चरल डाइवर्सिटी सिर्फ एक सोसाइटी में नहीं आती है, क्योंकि हम लोगों ने ये एस्टेब्लिश किया है और हमने बड़ी एग्जांपल्स देखी हैं कि जेंडर तो वेरी करता है। मतलब वुमेन की जो ड्यूटीज हैं, जो चॉइसेस हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वेरी करती हैं। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे वो अगर माइग्रेशन होती है, फॉर एग्जांपल एक जगह के लोग हैं वो दूसरी जगह जाते हैं, टूरिज्म फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह का बढ़ रहा है, तो इससे एक बहुत प्लूरलिज्म आ जाता है, इससे डाइवर्सिटी आ जाती है कल्चर्स के अंदर, एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों से लर्न करते हैं। तो ये फायदे हैं कुछ सोशल कंस्ट्रक्शन के, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है, आप स्टीरियोटाइप्स कंसिडर कर लेते हो। मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम डे टू डे फ्रेजेस में इस तरह की बातें करते हैं कि भाई तुम क्यों लड़कियों की तरह तुम क्यों रो रहे हो, तो फिर आप क्या कहेंगे, आप एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाएगी ना अगेंस्ट वुमेन, या फिर अगेंस्ट वो बंदा जो रो रहा था, जो वल्नरेबल हो रहा था शायद।
आप उस तरह के लोगों के अगेंस्ट आप स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर लेंगे कि अच्छा, पहली बात इमोशनल होना गलत बात है, दूसरी बात है सारी खवातीन इमोशनल होती हैं, और इससे फिर क्या होता है, इससे प्रेजुडिसेस आ जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं, और उससे फिर फर्दर क्या होता है, उसका जो दूसरा नुकसान है, डिस्क्रिमिनेशन होनी शुरू हो जाती है। वाई? बिकॉज आप अगर ये कंसिडर कर रहे हैं ऑलरेडी कि कोई एक स्पेसिफिक जेंडर जो है उसका दिमाग एक फिक्स डायरेक्शन में ही चलता है, मतलब अगर कोई लड़की है तो उसका दिमाग चलता है इमोशनल साइड के ऊपर है, वो लॉजिकल है ही नहीं है, तो आप डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दोगे। आप इवन लीगल उसमें भी, डोमेन में भी आप डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दोगे। हाउ? मैं एक एग्जांपल जो मेरे माइंड में आ रही है, फॉर इंस्टेंस, अगर आपके स्कूल्स को में ये इस चीज के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है कि अब बच्चों को, स्टूडेंट्स को है वो स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा लेके आना है, या फिर ये है कि प्ले ग्राउंड्स जो है वो बनने हैं सारे स्कूल्स में, तो उसका जो बजट है वो उन स्कूल्स में ज्यादा नहीं जाएगा जहाँ पे खाली लड़के पढ़ रहे हैं, एज कम्पेयर टू वो वाले स्कूल जहाँ पे लड़कियां भी पढ़ती हैं। वाई? बिकॉज हम लोगों ने तो ये ऑलरेडी डिटर्मिन ही कर लिया है कि क्योंकि जो लड़के होते हैं वो ज्यादा स्पोर्ट्स में वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। और फिर इससे क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनेशन आती है उससे नेचुरली इनइक्वालिटी जो वो क्रिएट हो जाती है, जेंडर्स के बीच में इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है, रोल्स का कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है, किसने क्या करना है। इफ आई डोंट वांट नॉट टू प्ले, मैं अगर चाहती हूँ कि आई वांट टू प्ले, ठीक है मुझे, बट बिकॉज आई एम अ वुमन आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू प्ले आउटडोर, तो उससे रोल कॉन्फ्लिक्ट होएगा मेरा, जो एक शायद मैं नेचुरली हॉकी में बहुत अच्छी होंगी बट आई एम नॉट सपोज टू प्ले हॉकी, तो उससे रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और जैसे मैम अल्टीमेटली मैं कोटा क्या सिस्टम करूँ। भी होता है जी। कि मैम बाज यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें जो है वो कोटा सिस्टम होता है और वो टिल्ट उसका बॉयज की तरफ ज्यादा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैंने लीगल डोमेन में बजट की बात की थी, आपने बिल्कुल को उसी के बारे में बात की है। आप जो कोटा की जो आप बात कर रहे हैं वही, जैसे मैंने बोला था जी कि फिर मैम। टिल्ट जो है वो उन स्कूल्स में ज्यादा होगा जहाँ पे लड़के ज्यादा पढ़ रहे हैं, वही आप एग्जैक्टली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एग्जैक्टली मैम एग्जैक्टली। ये इसमें एग्जांपल, ये सिर्फ आपको हेडिंग्स दी हैं, नाउ यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, जो जो आपके माइंड में एग्जांपल्स आ रही हैं, देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स अराउंड ऑल ऑफ अस, वो सारी की सारी आप इनमें कोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ओके मैम। ये, अच्छा कोट्स हैं इससे दो, ये आप लोग देख लें। एक सिमोन डे बुआ का कोट है, वन इज नॉट बॉर्न रादर बिकम्स अ वुमन। ये इन दोनों टॉपिक्स में आप लिख लेंगे। हम लोगों ने यही बात किया है कि इसने बात ही वुमेन की, इसने जो टर्मिनोलॉजी यूज की है वो वुमेन की टर्मिनोलॉजी यूज की है, और वुमेन हमें पता है, वुमेन सेक्स की आइडेंटिटी नहीं है, वुमेन जेंडर की आइडेंटिटी होती है। तो उसने यही बोला है कि कोई भी इंसान जो है वो मर्द या औरत नहीं पैदा होता, उसको सोसाइटी बना देती है। उसने बोला इट बिकम रादर बिकम्स अ वुमन, और तो फिर ये जो बिकमिंग है ये हो कैसे रही है, ये सोसाइटी जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है, जेंडर की कंस्ट्रक्शन सोसाइटी करती है, ये इस कोटेशन का मतलब ये है। दूसरा जो है वो बेटी फ्राइडन का कोट है, A girl should not expect special privileges because of her sex, but neither should she adjust to prejudices and discrimination. ठीक है, मतलब कोई भी जो जेंडर है, कोई भी जो सेक्स है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस के ऊपर अपना हक नहीं समझना चाहिए, बट उसके साथ साथ फिर आप उसको डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करें, फिर आप उसके साथ इनजस्टिस भी नहीं करें। ये यहाँ पे बात हो रही है। ये जो दोनों कोर्स हैं ये इन दोनों टॉपिक्स में लिखे जा सकते हैं, दोनों में से किसी के ऊपर भी कोई भी सवाल अगर आ जाता तो। ठीक है, अच्छा, ये हमारे दो बड़े बेसिक लेवल के बट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनमें से अक्सर आ जाता होता है और डिबेट भी आ जाती होती है, और सेक्स और जेंडर का फर्क भी आ जाता होता है। कोई भी अगर आएगा तो ये जो आपको स्लाइड्स दी हैं ना, दे आर मोर देन इनफ। उसके बाद जो आपको लेक्चर दिया है, आप ये लेक्चर वे मोर देन इनफ। और उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल जो हैं वो आप लोगों के साथ लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये है कि जैसे डे टू डे इसमें कोई बहुत आपने वो नहीं, कोई बड़ी कोई साइंटिफिक बात तो है कोई नहीं है इसके अंदर, ये बिल्कुल डे टू डे लाइफ की बातें हैं इसके अंदर, जो सारी एग्जांपल्स मैंने दी हैं वो भी बड़ी सिंपल है। तो ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी, लेकिन आपका ये है कि आपने एज इट इज तो नहीं ज़ाहिर है लिख देना जो स्लाइड्स हैं, आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी हेडिंग्स को आगे पीछे या फिर मोल्ड करने के बाद आपने अपने आंसर जो है आपने अपना आंसर लिखना है। हम लोग आगे टेस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी ये चीज एड्रेस हो जाएगी अगर किसी को कोई मसला होगा इस सवाल का, या किसी अगले किसी क्वेश्चन के किसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। बट अगर कोई भी बच्चा वॉलंटरली भी खुद से भी इसके ऊपर लिख के चेक कराना चाहता है, इवेल्युएशन लेना चाहता है, और या फिर इन फ्यूचर भी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, 3 तो हम लोगों ने करने हैं, हमारे मॉक्स करने हैं, बट उसके अलावा अगर आप लोगों ने एडिशनली कभी भी इवेल्युएशन करानी हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर इवेल्युएशन, ठीक है। लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया,
और अब लेक्चर से के रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड या कोई भी जेनेरिक आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम ये जो आपने एवेल्यूएशन के बारे में बताया ये इसी पैकेज में होगी जो हमारी क्लासेस होंगी इसके बाद? सॉरी मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रही हैं। मैम मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने फर्दर एवेल्यूएशंस के बारे में बात की है अपार्ट फ्रॉम दी मॉक्स जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस पैकेज में, तो उसके लिए वी विल हैव टू एनरोल फॉर अनदर पैकेज या फिर ये इसी में होगा? नहीं नहीं, वो इसी में होगा। आप लोग जितनी मर्जी, जितना तकरीबन 4 वीक्स तक ये कोर्स चलना है इंशाल्लाह। तो इन 4 वीक्स में आप लोग जितने चाहें क्वेश्चंस की मेरे से इवैल्यूएशन कराएं, और उसके लिए यू आर नॉट सपोज टू पे अलग से कुछ भी, ठीक है। ओके मैम, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि रीडिंग मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगी? जी वो मैं प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, स्लाइड ओके जो है ये भी, लेक्चर जो है ये भी, और रीडिंग मटेरियल जो है ये भी, तीन चीजें। ठीक है। अच्छा मैम मेरा थर्ड सवाल ये है कि पेपर को स्टैंड आउट किस तरह करना चाहिए फॉर जेंडर स्टडीज़, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवन विल हैव द सेम मटेरियल फॉर रीडिंग। तो इफ़ इट्स पॉसिबल आप अपना कोई मॉक शेयर कर दें कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए तो कुछ आइडिया हो जाएगा। अच्छा मैं आपको वैसे बता देती हूँ। मेरे जो मॉक्स थे, मैंने किसी अकेडमी में जाके वैसे कभी मॉक नहीं दिया। मैं खुद से लिखती होती थी, और मैंने जो है मैं आउटलाइन ज्यादा बनाती होती थी इंस्टेड ऑफ के मैं हर सवाल पूरे का पूरा लिखूं। मैं एक टॉपिक के ऊपर एक सवाल, हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक सवाल जरूर लिखती थी पूरा, लेकिन मैं ओवरऑल आउटलाइंस बनाती होती थी। और आउटलाइंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो हम लोग मॉक्स करेंगे ना उसमें मैं खुद से भी बना के आप लोगों के साथ आउटलाइन शेयर किया करूंगी, क्योंकि पूरा पूरा क्वेश्चन मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहले जो आपने बात की है इस पेपर को स्टैंड आउट करने की, वो ये कि देखिए जेंडर स्टडीज का, टू बी वेरी ओपन एंड वेरी ऑनेस्ट, जेंडर स्टडीज का जो मटेरियल होता है ना वो बड़ा जेनेरिक है और वो बहुत इजी है, ठीक है। उसको पढ़ लेना और उसको समझ लेना। कुछ चीजें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे हमने आज में जो लेक्चर किया है ना, ये अगर कोई बच्चा अपनी ओन पे कर रहा हो तो शायद उसको उतनी अच्छी समझ नहीं आएगी। उसके अलावा जो आपने थ्योरीज करनी है वो शायद बच्चा अपने ओन पे नहीं उतना अच्छा समझ सकता। मतलब इस तरह की चीजें हैं कि आपको समझने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप एक लेक्चर लेके अब आपको ये कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो आपके पास जो इसका कोर्स का जो है ना, कह लें कि सब्सटेंस है ना जो इसका, ये इतना मुश्किल नहीं है, ये इतना कोई ट्रिकी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जी ऐसे कि उसके टॉपिक्स की तरह स्टैंड आउट आपने ऐसे कराना होता है। इसके लिए ये एक ट्रिक है जेंडर स्टडीज के लिए जो मैंने लर्न की थी अपनी पहली अटेम्प्ट के बाद, वो ये कि आपने नॉलेज को इंटीग्रेट करना होता है इसके अंदर। जेंडर स्टडीज जो है वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स से मुश्किल है, इससे डिफरेंट है, सॉरी नॉट मुश्किल, सबसे डिफरेंट है। और ये आपको एज देता है, आप इसमें 75 प्लस मार्क्स आराम से ले सकते हो। मैंने 80 लिए थे, ठीक है। अब मैं ले सकती हूँ तो फिर कोई भी ले सकता है आप लोगों में से। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग मेरे से तो बहुत ज्यादा लेंगे। उसमें ये अच्छा करना होता है अपने मैंने नॉलेज को इंटीग्रेट। बच्चे मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं आपको अनम्यूट बाद में करूंगी, बात के दरम्यान में नहीं बोले। अच्छा, नॉलेज को इंटीग्रेट आपने ऐसे करना होता है। ये जो लास्ट क्वेश्चन जिन्होंने मेरे से किया मैं उनको आंसर कर रही हूँ, वो ऐसे जब आपने फॉर एग्जांपल अब ये लिखा है ना, अब अगर इसमें आपसे वो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट के बारे में पूछता है ना, तो आपने खाली नेचर और नर्चर को डिफाइन करके उनकी डिबेट्स के आर्गुमेंट्स नहीं दे देने। उससे ऊपर जो हम लोगों ने सोशल कंस्ट्रक्शन की बात की थी, आपने उसको भी थोड़ा सा, उसका भी थोड़ा सा टच देना, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो मैंने बेनिफिट्स और हार्म्स बताए हैं, आपने ये भी थोड़े थोड़े से बता देने हैं। डिबेट आपने पूरी करनी है, लेकिन आपने जो इर्द गिर्द के टॉपिक्स हैं उनको इसके साथ इंटीग्रेट करके करना है। अनलाइक ऑल अदर सब्जेक्ट्स जितने भी आप सीएसएस में पढ़ रहे होते हो, जेंडर स्टडीज इस तरह से डिफरेंट है बाकी सारों से, क्योंकि इसकी आप ये कह लें कि ये जो आज मैंने टॉपिक आप लोगों को कराया है ना, इसकी बेसिस के ऊपर पूरा पूरा सब्जेक्ट खड़ा हुआ है। और किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अगर आप एक क्वेश्चन आ जाता है ना, तो किसी भी दूसरे टॉपिक की एग्जांपल देके या उसका रेफरेंस देके या फिर उससे कंपैरिजन करके, कंपैरेटिव एनालिसिस करके आप अपने क्वेश्चन को इतना स्टैंड आउट कर सकते हैं कि आपको हर क्वेश्चन में 3 4 5 मार्क्स का आराम से एज मिल जाता है। तो ये जो आपने स्टैंड आउट करने की बात की थी उसका ये आंसर मैं अगर आपको वैसे दूं तो ये है। बाकी मेरा ख्याल है बेहतर इसका जवाब जो है ना वो इवैल्यूएशंस के थ्रू दिया जा सकता है।
मैम अच्छा ये जो आपने इंटीग्रेट करने का बताया नॉलेज को, इसमें एक चीज़ क्या हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे जेंडर स्टडीज़ की अपनी जो थ्योरीज होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड और थर्ड वेव, तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की हम कोशिश करें। मतलब एक थोड़ा सा एग्जामिनर पे इम्पैक्ट ये जाना चाहिए कि इसको मतलब इसने रोटी लर्निंग नहीं की हुई है, इसको आता है एग्जैक्टली कॉन्सेप्चुअल। मैंने बिल्कुल जो मैंने कहा है ना, आपने उसको बहुत मतलब आपने उसको ग्रैस्प कर लिया। मैंने बिल्कुल बिल्कुल ये बात करने की कोशिश की है कि जो दूसरे टॉपिक्स है ना आपके जेंडर स्टडीज के, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है आपका, आप किसी भी एक टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज पूरे का पूरा जो सब्जेक्ट है ना वो डिबेट है जेंडर की कंस्ट्रक्शन की, उसके फायदों की और उसके नुकसानात की, और उसके नुकसानों से बचने के लिए फिर क्या क्या मूवमेंट्स हुई और वो कौन कौन सी थ्योरीज की बेसिस पे हुई, राइट? ऐसा ही है ना। तो इसलिए आप नॉलेज को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, और ये नॉलेज इंटीग्रेशन जो है ये आपको, अगर आपको ये करनी आ जाती है और अगर आपको क्रिएटिवली पेपर लिखना आ जाता है तो ये चीज आपको एज दे जाती है। ओके मैम, थैंक यू। मैम वेलकम। जी जी। मैम आई हैव अ क्वेश्चन कि जेंडर स्टडी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके करंट अफेयर्स के से लिंक होते हैं, लाइक जेंडर स्टडी का जो अभी तक इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान में वुमेन की क्या है, या फेमिनिज्म थीरीज की बात की जाए, या पाकिस्तान में सोशल रूल्स की बात की जाए, तो उस हवाले से हम फिर उस क्वेश्चन को करंट अफेयर के साथ कैसे लिंक करेंगे और वो हमारा जेंडर स्टडी के रिलेटेड टॉपिक बने करंट अफेयर पे ना जाए। थैंक यू। वो तो क्वेश्चन उसने किया ही आपसे, जैसे आपने भी क्वेश्चन करते भी कहा है कि जो जेंडर रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स हुई हैं आपको क्वेश्चन उसने पूछना ही उसके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल अब कोई क्वेश्चन तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, अगर आपके माइंड में कुछ है तो आप मुझे डायरेक्ट सवाल का हवाला देके पूछ लें मेरे से, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन जो है वो जेंडर के गिर्द रिवॉल्व करेगा, और आपका क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपने जो भी डेवलपमेंट हुई है ना कंट्री में, फॉर एग्जांपल कोई लॉ अगर फॉर एग्जांपल बना है, ठीक है, जैसे कि मैम जेंडर बेस्ड जैसे वायलेंस के अगेंस्ट कोई लॉ बनते हैं, जैसे भी और रिसेंटली मैम आया है, कैपिटल टेरिटरी में अंडर एज मैरिज जो है वो बैन की गई हाँ है। एग्जैक्टली, हाँ दैट्स अ गुड एग्जांपल। तो अगर उसकी अगर वो आपसे पूछ लेता है तो आप उसको जेंडर डेवलपमेंट के साथ ही लिंक कर रहे हो ना, वो करंट अफेयर्स का तो क्वेश्चन नहीं होगा, वो लॉ तो एक एग्जांपल है और उसकी बेसिस के ऊपर आपका पूरे का पूरा आंसर जो है वो करता है, बेस करता है। आप फिर उसके आगे से बेनिफिट लिखोगे, ठीक है, और उसके ना होने के जो हार्म्स थे आप उनको कोट करोगे, यानी अंडर एज मैरिजेस के जो हार्म्स होते हैं, और उससे फिर जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होती है, जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन होती है जेंडर पे, और उसके इम्पैक्ट क्या होता है, आप उन सारी चीजों को ही लिख रहे होगे, तो ये करंट अफेयर्स का सवाल तो ना हुआ, जवाब तो ना हुआ ना, तो जेंडर जी स्टडीज का जी ही मैम। बनेगा। करंट अफेयर की तो सिर्फ एक डेवलपमेंट हुई है, उसके बेसिस के ऊपर उसने सवाल किया है, ठीक है। तो ओके मैम, ये मैम आई हैव अनदर क्वेश्चन। वो ये है कि जी जैसे आजकल मैन फेमिनिज्म की भी बात हो रही है, तो अगर मैन फेमिनिज्म का इस तरह का कोई पर्टिनेंट जैसे क्वेश्चंस आ जाता है जो कि बात हो रही है आजकल, तो उस अभी तक हवाले से नहीं आया। हम उसको कैसे टैकल करेंगे अगर आ जाता है? जब हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट्स पढ़ेंगे ना, ये जो आपका सवाल है ना ये उसके अंदर खुद ब खुद आंसर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स का हिस्सा ही नहीं है तो ये नहीं आएगा आपकी। कभी कभी फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म के ऊपर मुझे तो नहीं याद पड़ता कि पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन आया हो, मॉडर्न फेमिनिस्ट वेव्स के ऊपर शायद कोई ऐसे का कोई आया था पिछले 1-2 साल में, या फिर जेंडर स्टडीज में कोई सवाल आया था, ऐसे पे आया था इनफैक्ट मैम 2022 में। ऐसे में आया था, मॉडर्न वेव्स ऑफ हाँ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर। एग्जैक्टली ये आया था, और 2022 में मेरा ख्याल है ये आया था। तो इस तरह के आ जाते होते हैं, और उसमें मॉडर्न वेव्स में आप फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म देते हो, वो भी हम लोग जब वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे ऑल्दो ये आपके टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो जो सिलेबस में नहीं है उसके ऊपर वो नहीं पूछता, अभी तक कभी भी नहीं पूछता, ठीक है। मैम जी थैंक यू मैम। जी जी मैम वेलकम। आई हैव अ क्वेश्चन। जी पूछें। मैम रिसेंटली वी हैव सीन दैट दिस सब्जेक्ट हैज बीन हिट वेरी बैडली। लाइक मैम पहले जो स्कोरिंग ट्रेंड था 70s में वो 50s 40s में आ गया है। तो मैम क्या आप एग्री करती हैं कि सब्जेक्ट जो है हर ईयर को हिट होता है इन दिस अच्छा रिगार्ड? देखिए, हिट होने से आप क्या मतलब लेते हैं, मुझे मैं मैम आपको अपना स्कोरिंग अपना ट्रेंड, माइंडसेट बता दूं।
जी जी अब मैम। मैं आप अपने आप को म्यूट कर दें, मैं जवाब दे रही हूँ आपका। देखें, हिट होने का मतलब ना, कोई बच्चे तो हैं वो ये ले लेते हैं कि आपने जितनी मर्जी अच्छी तैयारी की हो, हिट हो गए हैं तो फिर वो आपका पेपर पढ़ेगा ही नहीं, वो बस आपको फेल कर देगा। ये ना, एक सेकंड, ये कौन बच्चा है, उसने अपने आप को अनम्यूट, ये म्यूट कर दें आप लोग सब अपने आप को प्लीज। अब मैं कहाँ से ढूंढूं उसको? अच्छा, ये एक तो आपका माइंडसेट ये है कि आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कंसिडर ही नहीं करेगा कि इस बच्चे ने कितना अच्छा पेपर लिखा हुआ है, और वो आपको फेल कर देगा। एक तो हिट होने से आप ये मतलब ले सकते हैं। दूसरा आप ये ले सकते हैं कि जो स्कोरिंग ट्रेंड है, जो स्कोर ब्रैकेट है ना, वो श्रिंक कर गई है। कभी कभी ये होता है कि हाईएस्ट स्कोर जो है वो जेंडर स्टडीज का 80-85 तक जा रहा होता है, बट कभी कभी होता है वो सिर्फ 70-75 में रहता है। तो बच्चे फिर वो सिर्फ आपके सब्जेक्ट के लिए तो नहीं होगा ना, वो फिर सारे के सारे ऑप्शंस को उसके अकॉर्डिंग ही वो करेगा। उसकी एग्जामिनर की किसी एक ऑप्शनल के साथ कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है कि वो, मतलब उन बच्चों, उसको भी पता है उन बच्चों की क्या गलती है जिन्होंने गलती से ये वाला सब्जेक्ट, पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे यूएस हिस्ट्री जो है वो लोग अक्सर कहते हैं कि वो टारगेट होता है और वो अक्सर हिट हो जाता होता है। वो ऐसे होता है, मतलब मेरा जो एनालिसिस है वो ऐसे है कि एक सब्जेक्ट है, वो आधे पाकिस्तान ने एक ही सब्जेक्ट उठाया हुआ है। यूएस हिस्ट्री जैसे बहुत बच्चे उठाते हैं, जेंडर फिर कम है, और इंडो पाक है वो भी कम उठाते हैं। तो यूएस हिस्ट्री के साथ अगर कंपैरिजन करो तो वो बहुत ज्यादा बच्चे उसको ऑप्ट करते हैं। तो होता ही है कि फिर इतने ज्यादा पेपर हैं, एक सब्जेक्ट के आ रहे हैं, किसी ने अगर बहुत अच्छा लिखा हुआ है ना, तो फिर एग्जामिनर अपना एक कह लें कि एक स्टैंडर्ड सेट कर लेता है उसके अकॉर्डिंग। अब क्योंकि ये पेपर कंपटीशन का पेपर है, आप इस बात को भी मद्देनजर रखें ना। ये जो आपकी फेलो ने स्टैंड आउट पेपर को कराने की बात की थी ना, आपके क्वेश्चन का आंसर बेसिकली वही है कि आप फिर अपने पेपर को, कोई भी सब्जेक्ट है वो, चाहे जेंडर स्टडीज है चाहे वो कोई भी है, आप उसको स्टैंड आउट कराने की तरफ ज्यादा फोकस करें, बजाय इसके कि आप यही सोचते रहें कि ये हिट ना कर जाए। ये तो फिर आपको नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट हिट करेगा कौन सा नहीं। ऐसे तो फिर ऐसे हर साल हिट करता है, हिट होता है, ऐसे भी और प्रेसी भी और वैसे भी इसाम मैम। भी। जी जी, ठीक है। तो आप अपनी अगर आपकी आंसर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो है ना वो अच्छी जी हैं, मैम। तो फिर जो आप मार्क्स ब्रैकेट जो है अगर वो श्रिंक कर भी जाता है, तो वो फिर सबके लिए श्रिंक करेगा। ठीक है, ऑप्शनल कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप ओवरऑल जब डीएमसीज का अगर आप कंपैरिजन करें, तो कभी किसी किसी साल में ऐसा होता है कि 700 प्लस जिन लोगों ने मार्क्स लिए होते हैं वो अच्छे पोजीशंस के ऊपर एलोकेट हुए होते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता, 720 730 से ऊपर लेके जाने पड़ते हैं, तो फिर वो टॉप 20-30 में आते हैं। तो यानी ये जो मार्क्स हैं, ये जो वेरी करते हैं, कम ज्यादा आ रहे हैं, ये सबके लिए होता है, पूरे पाकिस्तान के लिए होता है, उस पे आप ज्यादा परेशान ना हो। जी। जी और ठीक है मैम। मैम दूसरा क्वेश्चन ये था कि टाइमिंग्स क्या होंगी क्लास की? क्लास की टाइमिंग्स मेंशन है, वो है आपकी डे टाइम में 2 to 3:30 PM। जी ऑलराइट मैम। वीक में कितने दिन होगी क्लास? वीक में आपकी 4 डेज क्लास है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, मंडे टू थर्सडे, ठीक है। जी ऑलराइट मैम। जी, और किसी का मेरा कुछ? जी जी। मेरा मेरा भी ये क्वेश्चन था कि हेड होने से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो इन्होंने कर दिया। पर एक चीज मैं बीच में ऐड करना चाहूंगा, आपने कहा है ना कि हिस्ट्री से ज्यादा ऑप्ट करते हैं, तो वो मेरे पास कुछ सामने उसमें जो एफपीएससी रिपोर्ट जारी की है, वो आपकी आवाज, वो आसिफ, आपकी जो मुझे आवाज है वो क्लियर नहीं आ रही। आप क्वेश्चन अपना आपने टाइप कहा है कर ना, लें। आपने अभी अभी आवाज आ रही है? जी जी, बोले। क्या आपने कहा ना हिस्ट्री ऑफ यूएसए इस वजह से हिट होता है क्योंकि ज्यादा लोग ऑप्ट करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि 2022 की जो एनुअल रिपोर्ट है ना, उसके मुताबिक जेंडर स्टडीज है वो 11,500 लोग ऑप्ट करते हैं, और हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो है वो तकरीबन 8,000 लोग ऑप्ट करते हैं। तो जेंडर स्टडीज 2022-23 तक अच्छा स्कोर देती है, पर 23 में जो स्पेशल एग्जाम हुआ था उसमें इसने बहुत गंदा स्कोर दिया है। मतलब अच्छा, उसमें जो ये जो मैंने टॉपर्स बात की है। हैं जी। 45 तक marks हैं, जो टॉपर्स हैं 40-45 इतने। तो वो मेरा भी अच्छा ये क्वेश्चन था कि अच्छा, मैं बता रही हूँ हम क्या आपको, करें। मुझे समझ लगी है आपकी कंफ्यूजन कि अब आप अपने आप को म्यूट कर दें। अच्छा, ये एक फैक्टर हो सकता है। अब ऑब्वियसली मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, मैं कुछ श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकती कि उसने कौन से सब्जेक्ट को हिट करना है और किस बेसिस के ऊपर करना है। ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मतलब ये ऐसे के बारे में भी ऐसे ही मिथ्स हैं, ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, ये सारी मिथ्स हैं। वी कैन नॉट बी श्योर कि ये रीजन है या ये रीजन नहीं है। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। उसके बाद जो आपने स्पेशल की बात की है, तो आपने स्पेशल का पेपर चेक किया कितना मुश्किल था? जेंडर स्टडीज का स्पेशल का पेपर जो है वो कोई बच्चा एवरेज या बिलो एवरेज तैयारी के साथ वो पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। तो उसमें मार्क्स कम आना, वो मेरा ख्याल है वो काफी प्रिडिक्टेबल चीज थी। ठीक। बाकी आप लोग, आप जो भी सब्जेक्ट हिट करें, मैं बिल्कुल भी आपको यूएस हिस्ट्री या हिस्ट्री का कोई भी दूसरा सब्जेक्ट या कोई भी दूसरा तीसरा चौथा सब्जेक्ट रखने से बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर रही। आपकी तैयारी अगर अच्छी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है, आप
क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं उस सब्जेक्ट का, 2 चीजें। तीसरी चीज ये है कि आपकी आंसर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स अगर अच्छी हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है जी। और अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम आई हैव अ क्वेश्चन कि मैंने जब जनरल स्टडीज रखा था तो मैंने ये सोच रखा था बिकॉज आई लिसन अबाउट इट, इसका कोर्स कम साइज है, आप इजीली इसको खुद कर सकते हैं, बट व्हेन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माय सेल्फ इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, सो इट विल बी पॉसिबल फॉर माय सेल्फ टू प्रिपेयर इन फ्यूचर इन अ वेल वे, और व्हिच बुक शुड आई स्टडी माय ओन पर्सनल रीडिंग मैम? अच्छा बच्चे, जब आप अपने ओन पे किसी सिलेबस की आउटलाइन को देख रहे होते हो ना, तो क्योंकि अभी आपने वो पढ़ा नहीं है, वो टर्मिनोलॉजीज आपके लिए नई हैं, और आप अक्सर ऐसा होता है कि आप टर्मिनोलॉजीज के ऊपर गौर कर रहे होते हो, उनको समझने की कोशिश कर रहे होते हो, और अगर आप उनसे फेमिलियर हो तो आप सबकॉन्शियसली ये कंसिडर कर लेते हो कि ये इजी होगा। अब जेंडर स्टडीज की अगर आप कोर्स आउटलाइन को देखते हो, उसमें जो मूव वेव्स हैं वो लिखी हुई हैं, उसमें जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके बारे में लिखा हुआ है, केस स्टडीज दी हुई है, शायद चलो उनसे तो आपको थोड़ी फेमिलियर हो गया, लेकिन ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपके लिए नई हैं, आपको ये इसलिए मुश्किल लग रहा है। आप जब अपना कोर्स जो है ये कंप्लीट करके निकलेंगी, इंशाल्लाह आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, आप लिख भी चुकी होंगी, 3 मॉक्स आप दे चुकी होंगी, तो ये आपके लिए मजीद डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरा, आपने बुक्स वगैरह और मटेरियल की, मेरा ख्याल है आपकी आवाज़ कट रही थी तो मैं अंदाजे से ही जवाब दे रही हूँ आपको, आपने मेरे ख्याल मटेरियल की बात की है तो वो सारा आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। कोई एक बुक, मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि मैं कोई एक बुक रिकमेंड नहीं करती जेंडर स्टडीज के लिए। आपने कोई बड़ी एवरेज किस्म की तैयारी करनी है ना, आपने अगर पास होना है ना इसके अंदर सिर्फ 55-60 नंबर लेने हैं, तो आप मार्केट से कोई भी किताब उठा के उससे पढ़ लेंगी और बस फिर आप हो जाएंगी, मतलब आप पास कर लेंगी आप। लेकिन अगर स्टैंड आउट कराना है अपने पेपर को और आपने एक्सेप्शनल मार्क्स लेने हैं, तो आप कोई एक बुक से आप तैयारी नहीं कर सकती। मैंने अभी तक मार्केट में कोई ऐसी एक किताब नहीं देखी जो आपको, मतलब जो जिसको देख के मैं कहूँ कि हाँ अच्छा अगर इससे तैयारी हो जाएगी तो फिर तो कमाल ही हो जाएंगे, ऐसी कोई एक किताब नहीं है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम फर्स्ट ऑफ कंग्रेचुलेशंस कि आपने 2024 में क्वालिफाई कर लिया है। सेकेंडली मैम, मैंने बुक्स से ही रिलेटेड पूछना था कि जो आप बुक सजेस्ट करेंगी वो एफपीएससी रिकमेंडेड बुक्स हैं? कुछ हैं, कुछ जो हैं वो मेरी अपनी रिसर्चेस भी हैं, उसके अलावा कुछ जो हैं वो बुक्स नहीं हैं, वो जर्नल आर्टिकल्स भी हैं, ठीक है। तो मिक्सअप सा है मटेरियल मेरा। ऑलराइट मैम, सेकंड यही था कि जैसे एक्सटेंसिव रीडिंग में अगर हम जाएं तो कोर टेक्स्ट से हटकर पॉलिसी पेपर्स, रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग भी नहीं कर लेनी ना, सिर्फ जो आपका कोर्स आउटलाइन है उससे रिलेटेड चीजें जो आपने पढ़नी है। जैसे आपने पॉलिसीज की बात की, इस तरह की जो चीजें हैं, जितनी भी लीगल रिफॉर्म्स हैं, अगर आप इनकी बात करते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए और आपको इम्पैक्ट का पता होना चाहिए। बाकी अब हर चीज को इस तरह रट्टा तो नहीं लगाने बैठ जाना। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में पता नहीं अब आपकी क्या किस स्कोप को माइंड में रख के रीडिंग को एक्सटेंसिव कह रहे हैं, लेकिन वेल मैम कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग्स तो आपकी होनी चाहिए, बट बहुत ज्यादा इररेलेवेंट डिटेल्स में भी नहीं चले जाना, ठीक। मैम आई एम अ लॉयर, तो मैंने यूके से लॉ किया है, तो एक्सटेंसिव रीडिंग से ये था मुराद कि मैंने डिसर्टेशन जो लिखी थी वो मैंने तकरीबन 60 आर्टिकल्स पढ़कर लिखी थी, तो उसका मुझे भी आइडिया है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होगा इतना सारा कंटेंट पढ़ने का। तो मेरा यही था देखिए, कि आपने सीएसएस के पेपर में ना तो डिसर्टेशन लिखनी है ना आपने थीसिस लिखना है, वहां पे आपने हर क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है ना, उसके लिए आपको 35 से 40 मिनट में आपने उसको उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, ठीक है, उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी बनानी है, और अपने सबकॉन्शियस में से और अपने माइंड में से निकाल के जो डाटा आपने याद किया है, जो कोटेशंस याद की हुई हैं, आपने उनको भी एडजस्ट करना है। तो जरा इन चीजों को मद्देनजर रख के तैयारी करें कि आपको जो मटेरियल मिलेगा ना, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। उसके अलावा आपको यहाँ वहाँ, आपने इनरोल कर लिया है, अब आपकी जो प्रिपरेशन है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यहाँ पे आपकी हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है, बहुत आपकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बड़ी मैडम नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की तैयारी, बच्चे म्यूट करें अपने आप को, मैं जवाब दे रही हूँ, बीच में नहीं बोलें। अगर तो बहुत हाई फाई किस्म की आपकी तैयारी हो गई भी है तो फिर तो ठीक है, फिर आप करें, जितनी चाहें आप एक्सटेंसिव रीडिंग्स करना चाहें आप करें, लेकिन क्योंकि सीएसएस की तैयारी आपको इतना टाइम भी नहीं देती ना, आप में 12 सब्जेक्ट्स की तैयारी करते करते इतनी कोई एनर्जी बचती है कि आप यहाँ वहाँ जो है वो एक्स्ट्रा चीजें भी करी जाएं, तो
मेरा ख्याल है उन चीज़ों की पेपर में जाके फिर वो चीज़ें आपके काम भी नहीं आती। ठीक है। राइट मैडम, लास्टली ये आप जैसे 3 मॉक्स होने हैं, तो जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा और अगर हमें बाय चांस उस वक्त किसी इवैल्यूएशन की ज़रूरत हो तो हम आपको अपना कंटेंट भेज सकते हैं। जी बिल्कुल भेज सकते हैं, एग्जाम्स तक आप भेज सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी नेक्स्ट। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं, वरना फिर हम यस मैम। क्लास। अस्सलाम जी वालेकुम मैम। मैम जी, मेरा वालेकुम सलाम। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो लॉज वाला हमारा पार्ट है ग्रुप 6 है, तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट बेटर हो सकता है, क्रिमिनोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और इंटरनेशनल? काइंडली ये गाइड कर दें मुझे। बच्चे मैं आपको इस तरह से आई एम सॉरी मैं गाइड नहीं कर सकती, क्योंकि उन सारों में से ना मैंने क्योंकि जी एक सब्जेक्ट ही पढ़ा हुआ है। तो अगर जो एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है अगर आप मेरे से उसका पूछेंगी तो मैं आपको वो बड़ी डिटेल में मैं बता दूंगी। मैंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ा था, जी लेकिन जी मैं क्रिमिनोलॉजी को ना तो किसी दूसरे सब्जेक्ट, बच्चे आप प्लीज म्यूट कर दें अपने आपको, मैं जवाब दे रही हूँ आपको। अच्छा, मैं क्रिमिनोलॉजी को ना तो किसी सब्जेक्ट के ऊपर ये कहूंगी कि आप इसको फोकियत दें, ना मैं ये कहूंगी कि आप आई लॉ पढ़ें या सी लॉ पढ़ें, वो बेटर है। ये आपका अपना नंबर 1 एजुकेशनल बैकग्राउंड ये डिसाइड करेगा। देन आपकी उस सब्जेक्ट को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, दूसरी चीज वो है। तीसरी चीज ये है कि आपके पास टाइम कितना है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो लेंथी ज्यादा होते हैं, उनको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अभी आजकल जैसे आपके पास टाइम है, अम, जितने भी सोशल साइंसेस कह लें या फिर जितने भी थोड़े यानी वो सब्जेक्ट जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा मांगते हैं और ज्यादा टाइम लेते हैं, उनको पढ़ने के लिए भी आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लें। ठीक है। अब बाकी मैंने खुद क्रिमिनोलॉजी पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि मैंने क्रिमिनोलॉजी के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है उस सब्जेक्ट से, उस सेक्शन से, तो मैं आपको कंपैरिजन ड्रॉ करके नहीं बता सकती। ये आपने आई मीन यू आर द बेस्ट जज, ये आपने खुद डिसाइड करना है, या फिर आप किसी ऐसे टीचर से पूछ सकते हैं जिनका लॉ का बैकग्राउंड है या जिनको इन सारे कोर्सेज का की आउटलाइन का आइडिया है। ठीक है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मेरा ख्याल है आप लोगों के सबके क्वेश्चन जो हैं वो आंसर हो गए। हम लोग हमारी जो रेगुलर क्लास है वो आप लोगों के का जो हमारा जो ग्रुप है ना, उसमें आप लोगों के सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। तो हम लोग फिर जो हमारी पहली रेगुलर क्लास होगी अब हम लोग इंशाल्लाह उसमें मिलेंगे। ठीक है जी। हेलो, अस्सलाम ओके जी, वालेकुम। अपना जी वालेकुम हेलो सलाम। मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आई एम नॉट साइनिंग अप फॉर दिस सेशन पर्टिकुलरली, लेकिन इन केस आई नीड सम इवैल्यूएशंस फ्रॉम यू, तो देन हाउ कैन आई रीच आउट? आप एडमिन जो है ना, कोर्स एडमिन जो है, आप उनको मैसेज कर लें। ठीक है। आप उनसे बोल दें कि हम लोगों ने मैडम से इवैल्यूएशन करानी है, उसके बाद फिर वो आपको फर्दर गाइड कर देंगे। ठीक है। मेरे से इवैल्यूएशन जो है वो मतलब आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। ठीक है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। जी। अब हम लोग जो है ना अपनी क्लास खत्म कर रहे हैं। हम लोग अब इंशाल्लाह हमारी जो फर्स्ट रेगुलर क्लास होगी हम उसमें मिलेंगे। ठीक है जी। अपना ख्याल रखें आप सब। अल्लाह हाफिज।